सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज जिस विषय को लेकर हम बात करेंगे वो है हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो होम में हमारे जो वृद्ध लोग रहते हैं, उनमें ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। यानी वो जो भूल जाते हैं, उनको सोचने समझने और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाती है और ये कुछ याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं अल्जाइमर। तो आज विशेषकर हम अल्जाइमर पर बात करेंगे, इसके लक्षण क्या हैं और आयुर्वेद में इसका क्या वर्णन है और इसको प्रिवेंशन के तौर पर क्या किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। Monsieur Jagnaran, demandez aux places, on va mettre tout reposer là. Allez, doucement, doucement, doucement. Allez, pas pressé, mais doucement, non, allez. Ok? Oui, On va reposer là. oui. तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ईश शर्मा जी। ईश शर्मा जी से हम बात करेंगे और बहुत सारे हमारे जो प्रश्न हैं उनका जवाब देंगे। तो चलिए डॉक्टर जी से मिलते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ आपने जैसे बताया कि आजकल ओल्ड एज होम में मैक्सिमम पेशेंट्स इसी बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं। कारण ये है कि ऐसे पेशेंट्स को अन्य किसी भी बीमारी के मुकाबले, चाहे आप इसको डायबिटीज़ से, कैंसर से, आर्थराइटिस से, किससे भी कंपेयर कर लें, ये एक ऐसी इकलौती बीमारी है जिसमें पेशेंट को 24 आवर्स सपोर्ट चाहिए। पेशेंट की याददाश्त कम हो जाती है, वो अपना ख्याल नहीं रख पाता और वो उसे रीसेंट मेमोरी लॉस हो जाता है, भूलने लग जाता है, रास्ता भूल जाता है, क्या किया नहीं किया भूल जाएगा। तो उसे 24 घंटे का सपोर्ट चाहिए जो कि घर में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बहुत बार लोगों को अपने प्रिय वृद्धजनों को, अपने प्यारे माता पिता को मजबूरी में उनको इस ऐसे ओल्ड एज होम में छोड़ना पड़ता है जहाँ पे 24 घंटे एक्सपर्ट नर्सेज उनका ध्यान रखें। हर एक्टिविटी के लिए वो पराश्रित हो जाते हैं, किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, तो इसलिए उनका घर पर रहना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, इस समय हम गोविंद रामन आश्रम में हैं जो यूनियनविल में है और यहाँ पर बहुत सारे आश्रित हैं और इनमें से बहुत लोग हैं जिनको अल्जाइमर बीमारी है। चलिए एक ऐसे एक चाचा जी हैं, उनको भी ये बीमारी हुई है, थोड़ा सा उनके बारे में हम जानते हैं। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आलो आप? सामुनी से। नाम कहाँ? इंदरजीत जगनारायण। अच्छा, यहाँ कैसे बुझल? अच्छा लगेला? हाँ, आई सीम वेरी वेल हियर। अंग्रेजी में भी बात करेला? अच्छा, वही। बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य अच्छा बा तोहर? हाँ, ए, सब अच्छा बा। ए, हाँ और का करेला? तनी पढ़ाई उ करेला? हाँ, का पढ़ेला? अंग्रेजी भाषा सब फिल्म देखेला? फिल्म देखिला। कौन फिल्म तोरा अच्छा लगल बा? फिल्म बहुत देखले हैं। हाँ, तेलमा देखले, फिल्म देखले हैं, हम भुला गए। कुमार लेता अच्छा लेता से कुमार जी नहीं देखले हैं ना, तनी बुलाल हैं। अच्छा। सिनेमा बहुत फिल्म, हाँ। एक साथ जोड़ी जोड़ी फिल्म देख रहे हैं। कैसे हम पहचानेंगे, इसके क्या लक्षण है, किससे कि लोगों को पता चले कि ये बीमारी उनमें है? आजकल ये बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है और पिछले 50 वर्षों में इसमें बहुत प्रोग्रेस हुआ है। आज की डेट में दुनिया में करीब करीब जो स्मृति क्षय या मेमोरी लॉस से करीब करीब 100 मिलियन पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं, जिनमें से 70% तो अल्जाइमर्स के हैं और 30% और कारणों से जो मेमोरी लॉस होता है उसके पेशेंट्स हैं। तो मेमोरी लॉस इसका सबसे पहला सिम्टम है और इवेंचुअली ये बढ़ते बढ़ते घातक भी हो जाती है जब ये बीमारी ब्रेन के डिजनरेशन के साथ में स्टार्ट होती है।
हमारा जो ये वाला पार्ट है ब्रेन का, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ये टेम्पल एरिया है, कनपट्टी का एरिया। हाँ, इसके अंदर जो ब्रेन का हिस्सा टेम्पोरल लोब जो इधर दाएं दोनों तरफ रहता है। दोनों तरफ है। हाँ, तो टेम्पोरल लोब में डीजनरेशन स्टार्ट होता है, साथ में फ्रंटल लोब। हाँ। तो फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब में डीजनरेशन, ब्रेन में थोड़ा कह सकते हैं कि ब्रेन सूखने लग जाता है। और अगर यहाँ पे उसको हम दिखाना चाहें तो आप ऐसा मान लें कि जैसे ब्रेन में इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रेन हमारा दूर से देखने में ऐसा दिखेगा, उसमें से कर्वेचर्स रहेंगे। ये नॉर्मल ब्रेन है। और एक अल्जाइमर पेशेंट में ब्रेन कैसा होगा, ऐसा, उसमें ये खड्डे बड़े बड़े हो गए। तो ये बीच का सारा ब्रेन सूख के सिकुड़ गया, खत्म हो गया। तो ब्रेन का, इनको बोलते हैं सल्काए। सल्काए मतलब खड्डे, जो अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ब्रेन के। और वो जो फ्रंटल लोब के और टेम्पोरल लोब के जो सल्काए हैं, वो मेमोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। टेम्पोरल लोब का बहुत बड़ा काम क्या है, इसमें एक स्ट्रक्चर रहता है हिपोकैम्पस, जो कि रीसेंट मेमोरी को ओल्ड मेमोरी में कन्वर्ट करता है। बार बार रिपीट करने से हमारी जो न्यू मेमोरीज हैं धीरे धीरे ओल्ड मेमोरी में परमानेंट स्टोर हो जाती हैं। तो उस एरिया का डीजनरेशन रहता है। और तो पेशेंट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पेशेंट रीसेंट चीज़ों को भूलने लग जाएगा। उसकी लगेगा कि वो कुछ चाबी रख के भूल गया, घर का रास्ता भूल गया। और ये भूलने से स्टार्ट होती है। नाम याद नहीं आएंगे, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई वर्ड याद नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। बाद में बढ़ते बढ़ते तो बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद में तो फिर ब्रेन का और डीजनरेशन हो जाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल, अपने आप को नेग्लेक्ट करना, हर चीज़ को भूल जाना। डेफ भी हो जाती है। हैं जी? डेफ भी हाँ जी, डेथ में इसमें जो स्टैट्स हैं हाँ, वो बोलते हैं कि करीब करीब 5 से 9 साल के बीच बीच में डेथ होने का खतरा रहता है। तो लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि किसी को बीमारी तेज़ी से बढ़ती नहीं है। तो अल्जाइमर के पेशेंट फिर लंबी उम्र में भी जिंदा रह सकते हैं, लंबे समय तक बीमारी से लड़ सकते हैं। तो लेकिन एक नॉर्मल स्टैट है, मेडिकल जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि 5 to 9 ईयर्स इसमें आयु रहती है। डॉक्टर जी, आपने अल्जाइमर के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझाया किस तरह की बीमारी है। और अब बताएं इसको आयुर्वेद में किस तरह वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में स्मृति क्षय करके, स्मृति नाश करके, तो धी धृति स्मृति करके आयुर्वेद में 3 प्रकार के इंटेलेक्ट बताए गए हैं कि आपकी बुद्धि कितनी है, आप में आपकी मेमोरी कितनी है, आपकी रीजनिंग कितनी है। तो उसमें जो मेमोरी पार्ट है उसका नाश होना, याददाश्त चले जाना, बहुत सारी बीमारियों में बताया गया। चोट लगने पर, ओल्ड एज में याददाश्त चले जाना, जिसको कि हम मॉडर्न लैंग्वेज में सेनाइल डिमेंशिया कह सकते हैं। सेनाइल मतलब ओल्ड एज और डिमेंशिया मतलब याददाश्त चले जाना। और या फिर इसको अल्जाइमर्स डिजीज कह सकते हैं, जो कि आज का टॉपिक है। इनमें एक चीज कॉमन रहती है, वो है वात का प्रकोप। आयुर्वेद में वात पित्त कफ रहता है, तो वायु का प्रकोप होना। वायु जब बढ़ेगी तो टिश्यू लॉस करेगी, धातुओं का नाश करेगी। तो जो हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया कि ब्रेन ऐसा एकदम कंडेंस होना चाहिए, तो वायु के प्रकोप से ही ब्रेन जो है ऐसा घिस गया, इसमें बड़े बड़े खड्डे बन गए। तो ये वायु का प्रकोप है। तो वायु के प्रकोप के साथ में हर प्रकार का उसका जो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, मेंटल फैकल्टीज हैं, डिसीजन मेकिंग है, लैंग्वेज है, याददाश्त हर तरह की है, स्पेशली रीसेंट मेमोरी, वो जाने लग जाती है। तो इस प्रकार से वात प्रकोप से होना आयुर्वेद में इसका निदान बताया गया है। और अनेक प्रकार की चिकित्सा भी बताई गई है, वो हम चिकित्सा पार्ट में भी कवर करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। जानेला नहीं आवता आणि नहीं सब जानीला। सिल्मा हमके बुलावनी चल। कैसे हम पहचानेंगे, इसके क्या लक्षण है, किससे कि लोगों को पता चले कि ये बीमारी उनमें है। जी हाँ, अभी जैसा बताया कि आयुर्वेद में इसका जो कारण बोला गया है वो वात का प्रकोप बोला गया है। अब वात का प्रकोप होने के आयुर्वेद में बहुत कारण है।
बहुत ज़्यादा भूखा रहना, बहुत स्ट्रेस लेना, चोट लगना वगैरह वगैरह, आपका जेनेटिक मेकअप, मॉडर्न में जो इसके कारण माने गए हैं वो है ओल्ड एज का होना सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेनाइल डिमेंशिया तो ओल्ड एज के साथ में है। एक जेनेटिक 20% लोगों में एक पर्टिकुलर जीन रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर सेल में क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम पे जीन्स रहते हैं। तो क्रोमोसोम हमारे लाइक 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं एक सेल में। जो 19 नंबर का क्रोमोसोम है, 19 नंबर पर एक एपोलिपोप्रोटीन ई करके एक जीन रहता है, एपोलिपोप्रोटीन ई जीन, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ आने से 20% लोगों में ये जेनेटिक भी हो सकती है बीमारी, चोट लगने से हो सकती है, ब्लड प्रेशर से हो सकती है, ओबेसिटी से और स्मोकिंग से, इन सब कारणों से, डिप्रेशन से। तो स्मोकिंग, डिप्रेशन, ओबेसिटी, जेनेटिक मेकअप, चोट लगना, इन सब कारणों से आज का जो मेडिकल साइंस है वो और कई बार इसका कारण पता ही नहीं होता। ना तो आपको ओबेसिटी है, ना आप स्मोक करते हैं, ना आपको चोट लगी, फिर भी हो गया। तो बहुत सारे लोगों में इसका कारण पता भी नहीं रहता है। पहचानने का सबसे पहला लक्षण है कि याददाश्त चले जाना, रीसेंट मेमोरी लॉस होना। पेशेंट की जो पुरानी मेमोरी है, जो कई वर्षों की मेमोरी है, वो तो ठीक रहती है, लेकिन जो तुरंत की मेमोरी है कि वो भी मार्केट जाकर आया कि नहीं, उसने खाना खा लिया कि नहीं, वो आज कितने बजे उठा था, सुबह कौन मिलने आया था, चाबी कहाँ रखी है, ये सब भूल जाते ये सब भूलने लग जाता है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम आने लग जाती है, वो अच्छे से लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब ये भूलने के लक्षण आने लगे और पेशेंट की आयु 65 साल से ऊपर हो, तो सबसे पहला शक डिमेंशिया का होता है, अल्जाइमर्स डिजीज का होता है। ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करेंगे, और टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिंपल आईक्यू का टेस्ट। आपका आईक्यू टेस्ट करेंगे, आपसे रीजनिंग टेस्ट करेंगे। जैसे आपको 4 पिक्चर दे दी, हम बोलते हैं ना चारों में से अलग कौन सा है। 3 पिक्चर तो फ्रूट की हैं और 1 पिक्चर सब्जी की है या जानवर की है, तो ऑड वन आउट कौन सा है, ये बड़ा कॉमन टेस्ट है। तो इस प्रकार से आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, और उसके अलावा आपका जो एमआरआई स्कैन है ब्रेन का, ब्रेन के एमआरआई स्कैन में ये हिप्पोकैम्पल एरिया में डिजनरेशन और जो हमारे फ्रंटल लोब में डिजनरेशन, ये एमआरआई स्कैन पर देखने को मिल सकता है। ऐसे पहचान होती है। और ये बीमारी है जो धीरे धीरे होती है या अचानक? जी हाँ, ये बीमारी हमेशा धीरे धीरे होती है। अचानक होने का केवल 1-2 चांस होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक आया, ब्रेन में हेमरेज हो गया या चोट लग गई, तो एकदम से हो सकती है। नहीं तो ये जेनेटिक कारणों से या स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, ओबेसिटी, स्मोकिंग की वजह से, तभी ये धीरे धीरे होती है। डॉक्टर जी, आयुर्वेद में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अब हमें बताएं इसका बचाव और उपचार के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, दुर्भाग्यवश इसका ज़्यादा उपचार अवेलेबल नहीं है। आधुनिक विज्ञान तो स्पष्टतः बोलता है कि इसका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। केवल लक्षणों को दबाने के लिए, मैनेज करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, ट्राई किया जाता है। कुछ पेशेंट्स को इससे लाभ होता है, कुछ पेशेंट्स को लाभ नहीं होता, फिर भी इलाज तो लेना चाहिए। तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि आयुर्वेद इसे एक वात प्रकार का, वात के रोग वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होते हैं ठीक होना। वात पित्त कफ में से सबसे डिफिकल्ट जो रोग हैं वो वायु के रोग हैं, जिनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी ओल्ड एज में होने वाले वायु के रोग तो फिर असाध्य हो जाते हैं। तो ये ओल्ड एज में होने वाला वायु का रोग है, जिसका ज़्यादा इलाज अवेलेबल नहीं है। फिर भी आज की डेट में 200 आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स पर रिसर्च चल रही है, 200 प्रोडक्ट्स पर, जिनके कि किसी न किसी लेवल पर अल्जाइमर्स में फ़ायदा देखा गया है। इसका इलाज करने का हम दावा नहीं करेंगे कि इससे क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया कि जो बीमारी का जो बढ़ने का जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। कई लोगों को बीमारी आगे नहीं बढ़ी, लोगों को हर तरह के लक्षणों में लाभ मिला। तो इसका इलाज करने के लिए आयुर्वेद में हमारे पास में 4 मॉडल्स रहते हैं। हम आहार देते हैं, उसका जो भोजन क्या होना चाहिए, उसका विहार में एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, उसको हर्ब्स कौन सी देनी है जो कि एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, और उसको पंचकर्म कौन सा देना चाहिए। ये चारों प्रकार के इलाज जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के 6 आयुर्वेदा डिस्पेंसरीज हैं, आयुर्वेदा के 6 हॉस्पिटल्स हैं,
उन सब में अल्जाइमर्स के ऑलरेडी वो लोग बहुत पेशेंट्स, यहाँ के सारे फिजिशियंस, आयुर्वेदा डॉक्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके आपको इलाज लेना चाहिए। कभी भी हम आपको वेस्टर्न इलाज रोकने की सलाह नहीं देंगे कि आयुर्वेदिक ले लिया तो अंग्रेजी दवाइयाँ बंद कर दो, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। आप दोनों डॉक्टर्स को आप इन्फॉर्म्ड रखिए। वेस्टर्न डॉक्टर को बताइए कि मैं थोड़ा आयुर्वेदिक भी लेना चाहता हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताइए आपकी वेस्टर्न दवाइयाँ क्या चल रही हैं। दोनों के साइनर्जिस्टिक इफेक्ट से, दोनों के मिले जुले प्रभाव से हो सकता है आपको ज़्यादा फायदा हो। तो अपना खुद इसमें निर्धारण मत कीजिए दवाइयों का कि कहीं सुनी सुनाई बातों से और कहीं आप दवाई स्टार्ट कर लेंगे तो वो अच्छा नहीं रहता। एक्सपर्ट ओपिनियन आयुर्वेद का और मॉडर्न का आपको लेना चाहिए। अब हम आते हैं चिकित्सा पर, इलाज में हम क्या क्या करते हैं। आहार में हम बोलते हैं कि इसमें वात प्रकोपक आहार नहीं लेना। वात प्रकोपक आहार कौन कौन से होते हैं? बहुत ज्यादा भूखा रहना और इर्रेगुलर समय रहना खाने का। आप सो कॉल्ड इतने बिजी हैं कि आप कभी इतने बजे खाते हैं, कभी उतने बजे खाते हैं, आपकी बॉडी को पता ही नहीं है भोजन कब आने वाला है पेट में, आपका सिस्टम रेडी नहीं है। कभी आप रात को 2 बजे उठ के खाने लग गए, कभी आप लंच 12 बजे कर रहे हैं, कभी आप लंच शाम को 4 बजे कर रहे हैं। तो आपको अच्छा भोजन करना है, समय पर भोजन करना है, ताकि आपका जो सर्कैडियन क्लॉक है, आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो प्रॉपर ट्यून्ड हो जाए कि खाना कितने बजे मिलेगा, नींद कितने बजे मिलेगी, एक्सरसाइज कब करनी है, आपकी बॉडी को पता रहे। ये आपके डाइट में इंपॉर्टेंट है। फ्रिज से बचना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, और बहुत ज्यादा भूखा मैंने बताया नहीं रहना है, बहुत ज्यादा रूक्ष चीजें नहीं खानी है, इर्रेगुलर टाइमिंग नहीं होना चाहिए भोजन का। कोला और पिज्जा बर्गर जो जंक फूड है, जो भी जंक फूड है, जो 6 महीने से जो भोजन पक कर आपका वेट कर रहा है कि कब आप उस भोजन को खाएंगे, वो 6 महीने से शेल्फ में पड़ा है, तो दिखने को उसके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हुए। अगर आप 6 महीने पुराना, यहाँ पर तो दूध की भी जो एक्सपायरी है 6 महीना रहती है, तो नया नया दूध है 6 महीने पुराना है, आपका जो शेल्फ में भोजन पड़ा है वो 6 महीने पुराना है कि आज का है, उनकी कैलोरिक वैल्यूज, उसमें जर्म कंटेमिनेशन वगैरह सब बराबर रहता है। लेकिन आयुर्वेद मानता है कि हर पासिंग डे के साथ में उसमें वात का प्रकोप होता है। बासी खाना वात को बढ़ाता है, तो बासी भोजन नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, और बहुत ठंडी चीजें नहीं खाना है, बहुत भूखा नहीं रहना, समय पर भोजन करना है। ये भोजन के बारे में है। इनका स्वास्थ्य, जो दिमागी जो स्वास्थ्य, दिमागी हालत उतनी ठीक नहीं है, तो हमें उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है समय समय पर। हाँ, अल्जाइमर जो है बीमारी तो इस उम्र में हो जाती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, ये यहाँ पर है, हमें ध्यान रखना है इनका। और स्वास्थ्य के दृष्टि से हम खान पान में भी ज़्यादा सख्त बरतते हैं, और खाने के लिए समय है, और 2 वक्त हम दूध देते हैं, उसमें बादाम, इलायची पाउडर और ये सौंठ आदि और दालचीनी भी है, सब मिलाकर शक्कर कम डालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मधुमेह है, इनको भी है, तो इनका साथ में मिलाकर इसको दूध दे देते हैं। और यहाँ पर इस आंगन में, गोविंद रामायण आश्रम के आंगन में आंवला है, तुलसी है, इन सब को मिलाकर कभी कभार चाहे कच्चे ही हम दे देते हैं। अब आते हैं विहार पर। विहार का मतलब एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको नई चीजें ट्राई करनी है। आपको अपने घर जाने के लिए हमेशा नया रास्ता लेना चाहिए, आपको नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए, आपको नया आर्ट सीखना चाहिए, कोई नया म्यूजिक, पेंटिंग, कोई नई हॉबी, आपको नए दोस्त बनाने चाहिए। जब आप नई नई चीजें करेंगे तो आपके ब्रेन के नए एरियाज एक्टिवेट होते हैं। नई लैंग्वेज सीखना तो आपके ब्रेन को बहुत एक्टिवेट करता है। तो नई चीजें करना, योगा को रेगुलर करना। योगा में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा सूर्य नमस्कार है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कपालभाति और भ्रस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये 3 प्रकार के प्राणायाम, 5 प्रकार के प्राणायाम रहते हैं, जिनमें से कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम करना चाहिए। हम ये जो मुद्रा करते हैं, मुद्रा में बैठकर
ऐसे बस ये मानसिक तनाव के लिए सबके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है ये सब करना। अब सीधी हमारे रीढ़ का हड्डी का सीधा रखना, ऐसा नहीं बैठना, ऐसा ठीक नहीं है। सीधा बैठना, तनाव नहीं चाहिए गले पर, सिर्फ एक हंसी चेहरा, एक सभी लोग एक हंसी चेहरा बनाइए, स्माइलिंग फेस, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, जस्ट क्लोज योर आइज वेरी जेंटली, एक हंसी चेहरा बनाए रखें। ओके, अब धीरे धीरे आप जो है एक्सपेल करें, पूरा जो है एक्सेल करें। आप अपने पेट को दबाते जाइए, अंदर खींचते जाइए, सब निकाल लीजिए। अब धीरे धीरे आप इनहेल करें, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। देन होल्ड 1-2 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुक कर अब धीरे धीरे इसको हम फिर से वापस फेंकते हैं। एक्सेल स्लोली, वेरी जेंटली एक्सेल। इससे बहुत लाभ होता है। इसका अपना लंग्स जो काम करते हैं, ये सब ये कोई बीमारी है फिर यहाँ पर इससे दूर होता है। और ये जो आस्मा लोग के हैं बहुत लाभकारी है। और साथ साथ जो अल्जाइमर है ये भी यहाँ पर दिमाग पर काम करते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। आप जो है अपना सीधा आप सीधा कमर को रखें, रीढ़ का हड्डी का सीधा रखें। अब एक हंसी चेहरा बनाकर आप धीरे धीरे इनहेल करें। इनहेल कम अप टू योर फोरहेड तक, यहाँ से अब धीरे धीरे मानिए जो आपका इंस्टेंट यहाँ पर फेफड़े में जाते हैं, तो इसको यहाँ पर धीरे धीरे मानिए आप जितना जो आपका ए है ऑक्सीजन यहाँ पे ईयर्स है यहाँ तक आनी, मान लिया जाए यहाँ पर होल्ड करना। अब धीरे धीरे इसको फेंकने बाहर निकालते हैं ऐसे चैनल। ओके, निकाल देना बस। वंस अगेन डू इट, धीरे धीरे, जस्ट इमेजिन as the air is going inside, धीरे धीरे, yeah, hold it and exhale. Make a diagram in your mind. Just inhale up to your ears. अब इसे धीरे धीरे छोड़े। जस्ट as is the circuit here, इधर ऊपर ऐसे धीरे धीरे अपने फेफड़े पर, यहाँ पर कान पर आते हैं, यहाँ पर hold it, exhale. और धीरे धीरे वेरी जेंटली, धीरे धीरे, यानी आप अपना श्वास को यहाँ पर कान तक ले जाते हैं, यहाँ को रुकना, फिर से वापस लौट कर इसे एक्सेल करना। एक्सेल, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। इनहेल, धीरे धीरे। अब हेयर, या मान लीजिए आपका कान जो है ये फेफड़े का काम कर रहा है। होल्ड इट एंड एक्सेल। जब एक्सेल करेंगे आपको पेट का अंदर रखना। अरे 1 सेकेंड इनहेल, एक्सेल, इनहेल, अब अनुलोम करने जा रहे हैं। तो ऐसे हम मुद्दा भी बना सकते हैं। इससे ये 3 उंगलियां को ऐसे बटोर देते हैं, फिर से इसे लेपुस लदेक से इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे। कम से कम 150 मिनट का वॉक करना चाहिए प्रति सप्ताह, 1 सप्ताह में। आपको लाफिंग थेरेपी लेनी चाहिए।
हम आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हंसी। हंसी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जीवन में हंसते नहीं हैं, कभी कभी हंसते हैं। बस हंसी एक कला है, एक साइंस है। इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं जेलोटोलॉजी, हंसने का जो है बहुत से बीमारी दूर होता है हंसी से। तो आज आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं हंसी और क्लैपिंग थेरेपी, यानी ऐसे ताली बजाना, इससे बहुत से रोग दूर होते हैं। तो अच्छा, हम आरंभ करते हैं एक हंसी से, साइलेंट लाफिंग आफ्टर। सभी लोग इनहेल लें और एक बार लास्ट वन। अच्छा, अब हम लोग आपके सामने साइलेंट लाफ्टर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो अंदर से आप पर याद रहे कि जो लोगों को दिल का बीमारी है, कुछ ऐसी है, इसका ना करें। ओके, तो हम जो है जस्ट क्लोज योर लिप्स, ओके, जस्ट एन इनर स्माइल and just low. Raise your hand. अब आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते जा रहे हैं क्लैपिंग थेरेपी। क्लैपिंग थेरेपी यानी अपने हाथ को ऐसे और 4 उंगलियां को ऐसे रखकर, जैसे वो हथौड़े चलाते हैं, वो फोर्स हो जो एनविल पर चलाते हैं, हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। आप फर्स्ट करते हैं, हा 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 लगाइए, जोर से, हा 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 हा।